हमारा बच्चे आज का टॉपिक है डी ब्लॉक के अंदर होते हुए आयनिक रेडियाई। लास्ट टाइम हमने ये लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वेरिएबल ऑफ एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई, फिर उसके बाद उनके अंदर जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। एटॉमिक रेडियाई सबको समझ में आ गया था, जिसके अंदर हमने कहा था जब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे तो साइज पहले डिक्रीज करता, उसके बाद वापस से इंक्रीज होना शुरू हो गया। और जब हम ऊपर से नीचे आ रहे थे तो 3D से 4D सीरीज के अंदर आते हुए साइज इंक्रीज हुआ, लेकिन 4D से 5D के बाद कुछ खास इंक्रीज नहीं दिखा ड्यू टू लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन सबको समझ में आ गया था। अब हमारा जो टॉपिक है वो आता है बच्चा आयनिक रेडियाई। और आयनिक रेडियाई के अंदर हमारे पास होता क्या है, देखो आयंस का रेडियाई, बेसिकली आयनिक रेडियाई तो यही हुआ। अब डी ब्लॉक के अंदर किसी को ये पता है सारे मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स है? डी ब्लॉक मेटल्स है या नॉन मेटल्स है? मेटल्स। तुम पे क्या बोला? मेटलॉइड्स। क्या बीच का बोल देते हैं बेटा। मेटलॉइड्स, अगर पीरियोडिक टेबल का कलर याद है तुम्हें, तो उसके अंदर ना मेटलॉइड्स को दिखाने के लिए ये जो ग्रीन सा कलर है, सिर्फ वो वाला मेटलॉइड्स का पार्ट था। ये वाला जो पार्ट है सारा, है ना, यही वाले थे। और ये जितना भी है ये सारे क्या है? ये सारे मेटल है। 90% सारे मेटल ही हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। अप्रॉक्स 90 लगा लो, है ना। 118 में से अप्रॉक्सीमेटली शायद 92 तो हमारे मेटल्स ही हैं, बाकी नॉन मेटल है। ये सारे के सारे हैवी मेटल्स हैं। ध्यान से देखो, आयरन लगाओ, जिंक लगाओ, कॉपर लगाओ, कोबाल्ट लगाओ, निकल लगाओ, और जितने भी इसके अंदर तुम्हें दिखा रहे हैं, प्लैटिनम है, सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी, सारे के सारे ही तो मेटल्स हैं। अब ये मेटल्स हैं तो मेटल वाली बात पे मैं क्यों लेके आया, क्योंकि हमें ये पता है जब हम आयनिक रेडियाई की बात करेंगे तो आयनिक रेडियाई के अंदर आयन की फॉर्मेशन की बात करेंगे पहले। हमारे पास क्या है, ये जितने भी मेटल्स हैं, हम इसकी मैं पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल्स की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हमारे पास मेटल है तो हमें पता है उनके पास एक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की। अगर आयनिक रेडियाई की बात कर रहे हैं, दैट मींस वहां पे आयन की फॉर्मेशन होगी। अब आयन की फॉर्मेशन कैसे होगी? अगर मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो कैटाइन बनाएगा। कैटाइन का साइज हमेशा पेरेंट एटम के कंपैरेटिवली बड़ा होता है या छोटा होता है? छोटा होता है। क्यों? कैटाइन पॉजिटिव होता है, बिल्कुल। तो कैटाइन का साइज पेरेंट एटम के कंपैरेटिवली छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? इसका बहुत सिंपल सरल एग्जांपल उठाते हैं, सोडियम वाला। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चा? 11। उसके पास 11 प्रोटॉन्स है 11 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखने के लिए। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, अब वही 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, तो नेट इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स या नेट अट्रैक्टिव जो फोर्स है ड्यू टू नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गई। जो फोर्स 11 इलेक्ट्रॉन्स पे फैल रही थी, अब वो 10 पे फैलेगी, तो 10 को अट्रैक्ट करना ज्यादा आसान हो गया, ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसका न्यूक्लियर साइज डिक्रीज हो गया। मोरोवर सोडियम के अंदर तो एक पूरी शेल ही गायब हो जाती है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो साइज बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाता है। अदरवाइज भी अगर हम शेल वाला एग्जांपल ना लें तो भी, जैसे एल्यूमिनियम का केस ले, जब वो पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो साइज छोटा हुआ, दूसरा करेगा तो और छोटा, तीसरा रिलीज करेगा तो काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा। क्योंकि जहां 13 प्रोटॉन्स 13 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकते थे, अब 13 प्रोटॉन्स को सिर्फ 10 को अट्रैक्ट करना है। तो बीइंग अ केटाइन हमेशा क्या रहेगा, उसका साइज जो रहेगा वो पेरेंट एटम के कंपैरेटिवली छोटा रहेगा। ये डन है। तो यहां पे जो हमारे पास अब आयनिक रेडियाई है, इनमें क्या रहने वाला है? आयनिक रेडियाई के अंदर इन जनरल द आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये लॉजिक समझ में आया? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को पता है क्या होती है। कोई मेटल है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? पॉजिटिव। क्यों? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करता जाएगा, उतना ही नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड नेट इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगी। मेरे पास तुम मान लो 20 बच्चों को पकड़ के रखने की टेंडेंसी है। एक एक बच्चा अगर बाहर जाता जाएगा तो मैं उसी शक्ति के साथ 20 की जगह 19 को अट्रैक्ट करूंगा, ज्यादा करूंगा। 20 की जगह अब यहां 15 रह गए और ज्यादा, 10 रह गए तो और अट्रैक्ट करता जाऊंगा। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा, मेरी अट्रैक्टिव फोर्स पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती जा रही है। मेरी फोर्स नहीं बढ़ रही है, लेकिन जो मेरी फोर्स का डिवीजन था, जहां 20 था, उसकी जगह अगर 15 पे लगेगा तो जाहिर सी बात है फोर्स पर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गई है ना। जो जोर मैं 15 के या 20 के अगेंस्ट लगा सकता था, अगर वो मैं 10 पे लगाऊंगा तो जाहिर सी बात है ज्यादा जोर लगा पाऊंगा उन पे, तो वो क्लोज आ जाएगा न्यूक्लियस के, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है।
जिसकी वजह से विद द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देयर विल बी डिक्रीज इन आयनिक रेडियस। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? बिल्कुल ठीक बात है ये। अब इसमें क्या है, फॉर द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट द रेडियाई जनरली डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। सिंपल है, न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ता जाएगा उसी के साथ हमारी रेडियाई डिक्रीज करता जाएगा। फिर है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है बच्चा? ऑल दीज मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स हैं, ऑब्वियस सी बात, और ये तो हैवी मेटल्स हैं, तो सबके सब काफी ज्यादा डेंसर है। विद इन अ पीरियड द डेंसिटीज वेरीज इनवर्सली विद एटॉमिक रेडियाई। विद इन द पीरियड डेंसिटी वेरीज विद एटॉमिक रेडियाई। ऑब्वियस सी बात है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। जितना रेडियस घटता जाएगा डेंसिटी उतनी बढ़ती जाएगी, है ना। अलोंग द पीरियड जहां जहां साइज डिक्रीज करता जा रहा है मतलब डेंसिटी बढ़ती जा रही है ना। क्लियर है ये वाली बात? आयनाइजेशन एंथैल्पीज। आयनाइजेशन एंथैल्पीज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बट क्वाइट स्लोली अमंग डी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाता जाऊंगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पीज इंक्रीज करती जाती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, है ना। अब वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो आयनाइजेशन एंथैल्पी है। अब मैं लेफ्ट टू राइट अगर जाता जा रहा हूं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती जा रही है? थोड़ी 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 इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बहुत ज्यादा डी ब्लॉक में स्लोली इंक्रीज क्यों कर रही है? क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर जब मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है लेफ्ट टू राइट जाते हुए सेम डी ब्लॉक के अंदर से ही निकालना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो चेंज हो ही नहीं रहा ना। जब मैं 3D सीरीज में चला तो न्यूक्लियस से एग्जैक्ट इतने ही डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रॉन थे डी एक्स के, एक्स वाई के थे, वाई जेड के थे, जेड एक्स के थे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या डी जेड स्क्वायर, यही 5 ऑर्बिटल्स के नाम थे। डिस्टेंस तो उतना ही था ना न्यूक्लियस से। इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने का तरीका अपना अपना था क्योंकि उसके ऑर्बिटल का शेप अलग था। लेकिन उन ऑर्बिटल्स की पांचों की, 3 की और 2 का तो एटलीस्ट एनर्जी लेवल बिल्कुल सिमिलर सा है। एक्चुअली आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं ये भी फर्दर 2 सेट में डिवाइड होते हैं। 2 ऑर्बिटल्स अलग और 3 ऑर्बिटल्स अलग। 2 का एनर्जी लेवल अलग होता है और 3 का अलग होता है। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जो है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स वाले जो है वो 3 का अलग लेवल रहता है और जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अलग रहता है। अगर मैं इतना डेप्थ में फिलहाल ना जाऊं और ये कहूं कि मिलता जुलता एनर्जी लेवल है और पांचों का सेम है, तो न्यूक्लियस से जो ये डिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट सबके लिए सिमिलर था, तो ऑलमोस्ट सबसे इलेक्ट्रॉन निकालना सेम ही एनर्जी लेवल से हुआ। तो जब मैं लेफ्ट टू राइट कर भी रहा हूं तो क्या हो रहा है? उसी लेवल पे ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे थे। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सेम अमाउंट ऑफ मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट जान लगानी है, जोर लगाना है, तो वो सिमिलर सी रहेगी। लेकिन फिर एंथैल्पी बढ़ क्यों रही है अगर सिमिलर होगी तो? क्योंकि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते जा रहे हैं वैसे न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता जा रहा है। न्यूट्रॉन वो मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम डिस्टेंस पे बढ़ता जा रहा है जिससे साइज डिक्रीज हो रहा है। लेकिन वो बहुत एक्सेप्शनल डिक्रीज नहीं है। हमने वो पढ़ा था लेफ्ट टू राइट जाते हुए जो थोड़ा बहुत साइज में डिक्रीज आता है वो भी मिडवे तक आता है, उसके बाद तो वापस साइज इंक्रीज हो गया, है ना। तो जो एंथैल्पीज में कुछ खास चेंज आना चाहिए तो उतना नहीं आता और बहुत माइनर चेंज के साथ बढ़ती है एंथैल्पी। डन है। फिर हमारे पास आता है बच्चा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक जा सकती है? इसको चलो तुमने अब देख लिया होगा, सामने लिखा हुआ है 1 to 7। कोई जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट 7 तक कैसे हो सकती है ना। अगर हम ये बात करें कि ऑक्सीडेशन किस बेसिस पे है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी के बेसिस पे, क्या हमेशा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज ही होंगे? और अगर मान लो रिलीज होंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन्स तो कभी रिलीज ही नहीं होंगे। कभी सोचा कि 7 हमने क्या पढ़ा था? +1 +2 +3 +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आती है? एक्चुअल में जब हम मॉडल मतलब ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंगली हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ढूंढते थे और उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढते थे, तो हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने मैक्सिमम एग्जिस्ट कर सकें उसके बेसिस पे ऑक्सीडेशन स्टेट जज करते हैं। और एटम मेटालिक कैरेक्टर पोजेस करता है तो ये नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर की वैल्यू आ जाती है। सिंपल एग्जांपल क्या है? अगर मैं मान लो इसके डी ब्लॉक एलिमेंट का किसी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो। सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लो हमारे पास कैंडियम है, एटॉमिक नंबर 21। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बताना जरा? कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक तो पूरा ही है, क्या बन गया आर्गन। फिर 3p6 के बाद 4s2 3d1। तो मेन हमारे पास 4s1 4s2 3d1 ये आया कि नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 1, लेकिन 4s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो d के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके अंदर एक्सचेंज एनर्जी लग के इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर सकता है। तो ये +1 और +3 दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट पोजेस कर सकता है ना। आगे चलेंगे तो क्या होगा, टाइटेनियम के पास जब हम जाएंगे स्कैंडियम के बाद, तो उसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ गया। अब +2 की तो थी ही, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट फिर बढ़ गई। ऐसे ही चलते चलते ओवरऑल 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद 4s 3d 4p वाला भी तो खाली पड़ा है ऑर्बिटल, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है अगर कहीं पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। ओवरऑल मिला के मैक्स टू मैक्स 7 तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके अंदर एग्जिस्ट कर सकते थे। ऐसे 9 क्यों नहीं है, 9 के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। जो P वाले भी हैं, P के अंदर भी PX PY PZ में से हमारे पास जो Z वाला होता है उसकी एनर्जी कम होती है, X और Y की कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। तो कोई एक ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तीनों नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है। तो हमारे पास ओवरऑल 7 अनपेयर्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो 7। और उसके अलावा भी अगर हम बात करें, मतलब मेनली यहाँ पे जब पेयरिंग होनी शुरू होगी तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन उधर गया, मान लो हर किसी का नहीं जाएगा। जैसे मैंने बोला ना कि हर D5 जरूर है पर पांचों का सेम लेवल नहीं है, P3 जरूर है पर तीनों का एनर्जी लेवल सेम नहीं है। तो हर ऑर्बिटल उतनी अवेलेबिलिटी नहीं दिखाता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ठीक है। तो उसी चीज को हम कंसीडर करके सीधा जो ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंचते हैं, हम क्या याद रखेंगे अब यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या है बेटा, +1 से +7 तक की। किसी को दिक्कत? फॉर 3D सीरीज ऑल द एलिमेंट शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट स्कैंडियम जो +3 शो करता है। वो स्कैंडियम का मैंने अभी बताया था, वो एक इलेक्ट्रॉन या तो एक अनपेयर्ड था या जंप करके सीधा +3 वाले पे पहुंचेगा। बाकी सारों के अंदर D के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। अगर मैं D के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं स्कैंडियम के अलावा, इसमें अगर हम इसको फुली फिल्ड कर देते हैं तो D2 वाला हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ही 4s2 3d2। तो यहाँ पे ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से यहाँ +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट पोजेस कर सकता है। पर स्कैंडियम के पास कभी ये था ही नहीं, या तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे या 3 अनपेयर्ड थे, ठीक है। तो वो +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट पोजेस करेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास जो रहेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज। ये ध्यान रखना अब इसमें, जो Mn है उसकी सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्यों? Mn का एटॉमिक नंबर पता है तुम्हें? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो एक बारी। हमारे पास यहां पर दिख रहा है तुम्हें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 25। इस 25 का की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो एक बार, फटाफट से लिखो साथ साथ में। आर्गन 4s2 3d5। कैसे? एटॉमिक नंबर कितना आया बेटा Mn का? 25 था, 1s2 2s2 2p6 3d, यहां तक तो अपना सेम ही रहना है सबका। तो क्या आया? आर्गन। और आगे क्या लिखेंगे? 4s2 और फिर 3d5। तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D में किसके हैं? मैग्नीज के। बाकी सबके पास कितने थे? या तो 4 थे, और 4 के बाद वालों के पास क्या होने लगेगा? पेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी, है ना। ऐसे ही था 1 2 3 4 5, एस के अंदर 2, ये वाला जंप करके 4p वाले में चला जाता है। तो टोटल कितने हो गए? 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और अगर मान लो मैं इसको फिलहाल ना जंप कर रहा हूं, मैं इसको गिन ही नहीं रहा, अगर मैं 25 के बाद 26 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 3d6 हो जाएगा कि नहीं? आयरन के लिए होएगा। और 3d6 का मतलब यहां पेयरिंग होनी शुरू हो गई। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं अब धीरे धीरे घटने शुरू हो जाएंगे, है ना। मैंने अभी क्या बोला था? ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे डिपेंड करे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम किसके पास है? मैग्नीज के पास। इसी करके
ऑक्सीडेशन स्टेट इनिशियली इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो 5d ऑर्बिटल पूरे पांचों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन एलोकेट हो गया, उसके बाद वापस से क्या होनी शुरू हो जाएगी, पेयरिंग शुरू हो जाएगी। क्लियर है ये बात? चलो सर क्रोमियम का नहीं, क्रोमियम का भी आएगा ही। सर इसमें एस का भी खाली है, इसमें सिर्फ डी खाली है। किसमें? जिसमें 24 होती है। हाँ 24 में 4s1 3d5, हाँ तो उसके अंदर भी तो, एस का भी खाली और 5 डी है। तो उसके बाद वो जंप करके 6 पे 7 पे कैसे ले जाएगा लेकिन उससे? नहीं तो 6 तो होगी, हाँ इसमें 7 है, ये जंप भी तो करेगा ना इसका उधर जाके, तो +7 तक नहीं चला गया। तो 4s2 से 4s2 होता ही नहीं है, 4s1 3d5 होता है। +5 नहीं होती है, हाँ नहीं होती है, वो अभी कंडीशंस डिस्कस करते हैं, अभी बताता हूँ मैं, अभी पता चल जाएगा। ये देखो बच्चा, यहाँ तक बात समझ में आई है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या है, इट फर्स्ट इंक्रीजेस, क्या करेगा, इट फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड देन डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ पेयरिंग टेक प्लेस। ये बात समझ में आई है? पेयरिंग होती जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती जाएगी। आयरन एंड निकल शो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इन मेटल कार्बोनाइल्स। मेटल कार्बोनाइल्स क्या होते हैं बच्चे? C डबल बॉन्ड O बॉन्ड बनता है, जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O लगा होता है और उसके साथ अगर मेटल बॉन्ड बनेगा FeCO मान लो कुछ ऐसा, उसको कार्बोनाइल कहते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? CO वाला ग्रुप। ठीक है, उस केस में बस ये हमें याद रखना है कि ऑक्सीजन और निकल मेटल कार्बोनाइल के केस में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पोजेस करते हैं। अब एक क्वेश्चन है बच्चा छोटा सा, देखो, व्हाट मे बी द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट with the following d electronic configuration in ground state of their atom: 3d3, 3d5, 3d8 and 3d4। सिंपल क्वेश्चन है, मुझे क्या निकालना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो इन दिस केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट अप टू 7 ग्रुप्स द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज, ये फॉर्मूला याद रखो, क्या है, ns इलेक्ट्रॉन प्लस n-1d अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का फॉर्मूला लिखा है। क्या रहेगी? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन क्या होती है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s ऑर्बिटल है प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इनर d ऑर्बिटल। इनर d ऑर्बिटल समझ में आता है ना, जो 4s से पहले जैसे 3d आ रहा है तो इसे इनर d ऑर्बिटल कहेंगे। तो वो इनर d ऑर्बिटल के n-1d ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और s ऑर्बिटल के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या टोटल इलेक्ट्रॉन्स, s के अंदर मैक्स 2 आएंगे, p के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन दोनों का सम अगर हम कर देंगे तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिल जाएगी। किसी बच्चे को इसमें परेशानी? डन है, लिख लिया ये। अब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी बच्चा? मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज जनरली +2, बट स्कैंडियम के केस में इट इज +3। ये हमने अभी डिस्कस कर लिया था, समझ में आ गई मैक्सिमम और मिनिमम की। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या था बेटा? क्वेश्चन में था 3d3, 3d3 मतलब वेनेडियम, वेनेडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3 4s2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कितनी जा सकती है? 5, है ना, मैक्सिमम कितनी जा सकती है? 5, मिनिमम कितनी? +2। क्रोमियम की 5 और 6 है हमारे पास टोटल, तो ये +3 +6 +4, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम कहां से शुरू करेगा? +2 से, +2 से होते हुए +6 तक जा सकता है। आगे है मैग्नीज 3d5 के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2, टोटल मिला के 7, +2 कर सकता है, +4 पोजेस कर सकता है, +6 कर सकता है और +7 कर सकता है। निकल 3d8 +2 और +4 करेगा, और ऐसे ही 3d4 वाले का सच कॉन्फ़िगरेशन डू नॉट एग्जिस्ट इन ग्राउंड स्टेट। क्यों भाई 3d4 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि हमें पता है क्रोमियम वाला केस देखा था, s वाला कूद के 5th वाले में आ जाता है और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करता है। तो ग्राउंड स्टेट में कभी भी 3d4 वाली एग्जिस्टेंस ही नहीं है। 4s वाला, जो 4s2 वाला इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके आगे आ गया था, ये हमने देखा था 4s1 3d5 जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। डन। फिर है किसमें? ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, मतलब वो तो डिपेंड करता है बच्चे, सारी ही ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, मैक्सिमम कौन से मिनिमम कौन सी है वो इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, जो जितनी ज़्यादा सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन होगी जिसमें उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। इसमें नहीं, स्टेबिलिटी नहीं पूछी, इसमें उन्होंने हमने क्या पूछा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन से पोजेस कर सकता है। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये सारी स्टेबल है बेटा, +2 +3, ये जो मतलब जैसे 2 + 3 5 आ गया यहाँ पे, और इसके अलावा भी जितनी भी है ये सारी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ही हैं।
ठीक है, वो एक्सटेंट ऑफ स्टेबिलिटी थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन ये सारी स्टेबल है। अब देखो बेटा, ध्यान दो, द एलिमेंट विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अकर इन और नियर द मिडल ऑफ द सीरीज। वो हमने मैग्नीज में देखा है, मिडल या आसपास मिडल के रहेगा, जिसके पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, जितना ज्यादा क्या होता जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल, और उतना ही उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल ज्यादा रहेंगे। फिर आता है ट्रेंड्स इन M2 पॉजिटिव एंड M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये कुछ ऐसा है जैसा हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर पढ़ा था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला पार्ट याद है कि कोई इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके ऑक्सीडाइज स्टेट में ज्यादा स्टेबल है या इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिड्यूस्ड फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है। तो यहां हम यही बात कर रहे हैं कि ट्रेंड्स क्या हैं M2 पॉजिटिव से M की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के। तो ट्रेंड्स इन M2 positive to M standard electrode potential. Electrode potential depends upon the balance between the value of hydration enthalpy and sum of the value of ionization enthalpy and enthalpy of atomization. अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तीन तरह की एनर्जीज का नाम लिया। कोई बच्चा मुझे इनको एक्सप्लेन करके बताएगा, हमने क्या क्या तीन एनर्जीज का नाम ले लिया बच्चे। यहाँ पे हमारे पास पहला है हाइड्रेशन, दूसरा है आयनाइजेशन और तीसरा है एटमाइजेशन। अब मैंने यहां पे लिखा क्या हुआ कि टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो मिला जुला के इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद है क्या है, एक तरह से कुछ इतना एनर्जी, इतना वर्क डन जो मुझे लगाना पड़े जिससे कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाए। यही बात है, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को रिलीज कराना है तो हम किसी एक चीज समझना, मान लो मैं किसी चीज को लिक्विड के अंदर घोल देता हूं, किसी लिक्विड के अंदर किसी सॉल्यूशन में डालता हूं, मैंने कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया, अब वो ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। अगर मैं कॉपर को कॉपर सल्फेट में डालता हूं तो कॉपर सल्फेट Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव में डिसोसिएटेड होगा। कॉपर सॉलिड फॉर्म में था जो रॉड डाली है, तो वो ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा, रिड्यूस होगा। दैट मीन्स जो अंदर का कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। पहली बात तो यहाँ मैंने सेल नहीं लगाया तो गेन कहाँ से करेगा, तो होना जाना कुछ है नहीं, सीधा सीधा तो कुछ नहीं होगा। जब तक मैं ऊपर से कोई एक्स्ट्रा पोटेंशियल नहीं दूंगा तब तक नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे तीन फैक्टर्स की बात करूँ, पहले हाइड्रेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और फिर आयनाइजेशन, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी की। हाइड्रेशन एंथैल्पी पता चलती है क्या होता है, क्या होता है बच्चे एंथैल्पी ऑफ, ये हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है। तो हमारे पास जब हम बात कर रहे हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो में से किसी ने बताया था बच्चे, क्या बोल रही थी यशिका, जो सॉल्वेंट प्रोवाइड करता है, किसको, सॉल्यूट को। जब कभी देखो मेरी बात समझो, मैं कभी अगर किसी चीज को सॉल्यूशन के अंदर, बेसिकली सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करता हूं, तो सॉल्वेंट जब किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहा होगा तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, और वही रिलीज एनर्जी उस सॉल्यूट को ब्रेक करेगी आयंस में, वही एनर्जी उस सॉल्यूट को एटम में डिसोसिएट करने के काम आएगी और उस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के काम आएगी। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या हुई, एक एटम को हम अलग से कैसे डालें, डलेगा ही नहीं। हमारे पास तो एक, मान लो मेरे पास ये एक, मान लेते हैं ये, मान लो प्लास्टिक है या लोहे का टुकड़ा है कोई, इसके अंदर करोड़ों पता नहीं कितने सारे एटम्स है। अब मेरे को अगर एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहली बात तो एक +1 से मैं समझाता आ रहा हूं कि भाई अकेला एक एटम होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। सॉलिड फॉर्म में कोई चीज रिएक्ट ही नहीं करती है, हमेशा रिएक्ट कराने के लिए, हाँ जी, एटम्स रेस्ट और मोशन कैसे, एटम के आसपास घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स वो तो हमेशा मोशन में है। अब एटम्स एक दूसरे के साथ मेटालिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में है। मेटालिक बॉन्ड है तो मतलब क्या है, बाउंडेड है एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में। लेकिन अगर हम उसको कहें क्या वो चिपक के रेस्ट पे है, दुनिया में कोई भी चीज रेस्ट पे नहीं है, हर चीज वाइब्रेट कर रही है, हर चीज दुनिया की वाइब्रेट कर रही है। अब उसको तो मोशन कंसीडर करो या वाइब्रेशन कंसीडर करो, तुम्हारा अपना पर्सपेक्टिव है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और अब मैं इसको बोल दूं कि ये बॉटल पड़ी है यहाँ रेस्ट पे, और तुम कहो नहीं नहीं रेस्ट पे नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो वो काउंटर क्वेश्चंस है।
रेस्ट पे कैसे हैं, विद रिस्पेक्ट टू मी वो वहीं के वहीं है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स वो सारे मोशन में चल रहे हैं। तो दुनिया की हर चीज तो चल ही रही है। अच्छा बस ध्यान दो, जब ये बात समझ में आ रही है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो मैंने बात करी थी कि अगर मैं इसको रिएक्ट कराना चाहता हूं तो इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले मुझे इसका एक एटम अलग करना है। जो मेटालिक बॉन्ड बन रखा है उसको तोड़ के पहले क्या लाना है, एक एटम अलग लाना है। अब इस एटम को एनर्जी देके इसका इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है। तो पहले मुझे क्या देनी पड़ेगी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, फिर मुझे देनी पड़ेगी आयनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या हुई, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग वन एटम आउट ऑफ दैट मेटालिक स्ट्रक्चर, है ना, यही हुआ। एंड आयनाइजेशन क्या हुई, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड क्यों कहते हैं, जब वो एक अकेला एटम हो गया है, उसके ऊपर कोई मेटालिक बॉन्ड नहीं, अब वो गैसियस फॉर्म में है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज आयनाइजेशन। अब आयनाइजेशन और एटमाइजेशन ये दोनों मिल जाएंगी तो कोई मेटल अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तब वो आयनाइज होकर ऑक्सीडाइज स्टेट में पहुंचेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो ये एटमाइजेशन और आयनाइजेशन एंथैल्पी मिलेंगी कहां से, जब हम उस एटम को, उस मेटल को किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो रिलीज करेगी, अगर वो हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा है कि वो एटमाइजेशन और आयनाइजेशन के बराबर या उससे ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर जाएगा, तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा कोई हमारा मेटल। अगर नहीं है तो फिर वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, हमें कहीं से एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देनी पड़ेगी। लॉजिक समझ में आया। तो यहाँ जो तीन फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, उन तीन फॉर्म में हमारे पास कौन कौन सी है बेटा, इट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली किस किस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारी डिपेंड कर रही है तीन तरह की एनर्जी पे, हाइड्रेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन और एटमाइजेशन पे। देन ये बात समझ में आई। अब तो हमारे पास इफ हाइड्रेशन एंथैल्पी इज लेस देन द सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है उस केस में, पॉजिटिव है। अगर हमारे पास हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है तो यानी कि वो खुद इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकाल रहा, मतलब खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा। जो खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा मतलब वो रिड्यूस होता है, जो रिड्यूस होता है मतलब वो क्या होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होती है। पता है हमें इलेक्ट्रोड, बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, जिसकी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो फटाक से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो उस केस में क्या होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो रही होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो रही होगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में ज्यादा रहेगी। रिलेशन समझ में आ रही है। तो हमारे पास क्या है, वाइल इन रिवर्स केस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नेगेटिव। डन है। तो हमारे पास मेटल पहले सब्लाइम होगा, गैसियस स्टेट में आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और ये डेल्टा एच ओवरऑल हमारे पास एनर्जी है, और ये हाइड्रेशन एंथैल्पी। इफ तो डेल्टा एच टोटल क्या निकलेगी, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन और हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, सब्लिमेशन और आयनाइजेशन का सम मिला के ओवरऑल हमारे पास एनर्जी आती है। कहाँ पे, वो हमने दो नहीं रिलीज किए हैं, ये तो सिंपल वैसे ही लिखा हो ना, एम लिख के, वहां कोई एग्जैक्ट एक मेटल को रिप्रेजेंट नहीं करा। कहाँ से एम बना है, M2 कहाँ लिखा है मैंने यार। अच्छा वो तो अभी हमने समझा ही नहीं यार, यहाँ तो सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए बात करिए। अब उसी के आगे यहाँ हम देख रहे हैं, सुनो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टेबिलिटी ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। E0 M2 पॉजिटिव टू M, M2 पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके M बना रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इफ E0 इज हाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हाई है, मोर पॉजिटिव और लेस नेगेटिव, मोर पॉजिटिव और लेस नेगेटिव, तो ऐसे केस में हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितनी पॉजिटिव होगी उतना वो रिड्यूस होने में इंटरेस्टेड है। तो इट मींस Mn2 पॉजिटिव आयन कैन बी रेडली रिड्यूस टू मेटल, फटाक से रिड्यूस होने को तैयार है वो, तो है ना, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी या कम नेगेटिव होगी तो वो रिड्यूस होने में इंटरेस्टेड है। रिड्यूस होने में इंटरेस्टेड मतलब M2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके सॉलिड बनने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो रिड्यूस हो जाएगा, इट कैन बी रेडली रिड्यूस टू मेटल। और M2 आयंस आर लेस स्टेबल देन मेटल, यही बात हुई, क्योंकि वो फटाक से इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि M2 पॉजिटिव की स्टेट कम स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके सॉलिड वाली स्टेट, स्टेबल स्टेट में ज्यादा आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, मेटल कैन नॉट बी रेडली लूज इलेक्ट्रॉन्स, क्यों, क्योंकि ये तो रिड्यूस होने में इंटरेस्टेड था, ऑक्सीडाइज तो क्यों ही होगा, है ना। जब M2 पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके M सॉलिड बना रहा है,
इसका मतलब क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके रिड्यूस होने में इंटरेस्टेड है। अब वो वापस इलेक्ट्रॉन छोड़ के उधर वापस से आयन क्यों बनाएगा? क्लियर है? तो जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है उसकी छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज्यादा स्टेबल है। जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है उसकी छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज्यादा स्टेबल रहेंगे। डन है? फिर इफ ई नॉट इज स्मॉल, क्या यहां पे इफ ई नॉट इज स्मॉल मतलब लेस पॉजिटिव और मोर नेगेटिव, तो जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होती है वो तो ऑक्सीडाइज होने में इंटरेस्टेड रहता है। इट मींस M2 आयंस कैन नॉट बी रेडली रिड्यूस टू मेटल, क्योंकि वो तो बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहता है, वो रिड्यूस होगा ही नहीं, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। M2 पॉजिटिव आयंस आर मोर स्टेबल देन M सॉलिड एंड metal can readily lose electron, can get oxidized to form M2M2 positive ions। समझ में आई? तो अगर छोटी में बात करें तो क्या हुआ, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितनी नेगेटिव उतनी उसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितनी पॉजिटिव उतनी उसकी छोटी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स ज्यादा स्टेबल रहेंगी। डन है बच्चा? ये हमारा आज का टॉपिक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं।